लोग एक बार फिर आपके सामने मुखातिब हैं और आज फिर हम लोग चर्चा करेंगे किसान कानूनों की, जिसको लेके कि किसान लगभग 2 महीने से दिल्ली की बाहरी सीमा पर धरने पर बैठे हैं। सरकार की तरफ से कई राउंड की वार्ता हो चुकी है और वार्ता अभी तक विफल रही है। किसानों ने मार्च का ऐलान कर दिया है कि वे 26 जनवरी को दिल्ली की बाहरी सीमा पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और देश के 11 राज्यों से किसानों की टोलियां आएंगी और वे झांकी प्रस्तुत करेंगे ट्रैक्टर मार्च के दौरान। आज हम एक बार फिर श्री विजय शंकर पांडे जी से जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये तीनों कानून भारत सरकार ने बनाए हैं, उसके पीछे सरकार का तर्क है कि इस कानून के लागू होने के बाद किसानों की आय दुगनी हो जाएगी और सरकार कहीं न कहीं जो अमेरिकी कृषि कानून है और जो वहाँ की व्यवस्था है, उससे ज़्यादा प्रभावित नज़र आ रही है। तो आज हम श्री पांडे जी से यही समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारी भारत की कृषि व्यवस्था है, जो भारत में कृषि कानून अब तक रहे हैं, वे किस मामले में अमेरिकी कृषि कानूनों से कमज़ोर थे? क्या ये सच है कि अमेरिका की जो कृषि व्यवस्था है, उसमें वहाँ के किसान खुशहाल हैं? इन्हीं सारे विषयों पर विस्तार में चर्चा करेंगे। पांडे जी, आपका स्वागत है और अ, धन्यवाद। सबसे पहले तो यही कि हमारे देश में जो अब तक कानून थे, इन 3 कानूनों के बनने तक, क्या वे कानून पर्याप्त नहीं थे किसानों की आय दुगुनी करने के लिए? किसानों की जो बदहाली है, जो उनकी आर्थिक लाचारी है, उसको ठीक करने के लिए और उनको उनके उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए? देखिए मिश्रा जी, सारा जो कृषि का जो क्षेत्र है वो चाहे किसी भी देश का हो, उसके साथ सबसे बड़ी एक समस्या यही है कि उसे अपने उत्पाद का सही मूल्य मिलने में हमेशा दिक्कत होती है। और जैसा कि हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, उसका मुख्य कारण यही है कि सारा का सारा उत्पादन 1 महीने में आ जाता है, उसका जो वो है कंजम्पशन है, वो साल भर में होता है। तो इकोनॉमिक्स के सिद्धांतों के अनुसार ये बड़ी विपरीत स्थितियाँ हैं, इसलिए फॉर प्रोड्यूस जो बाजार से निकला, जो खेत से निकला हुआ जो सामान है, उसका मूल्य गिरना तय है और इसका सीधा सीधा जो सीधी सीधी मार इसकी वो फार्मर पे पड़ती है। इस परिप्रेक्ष्य में अब इसको, जैसा कि आपने बिंदु रखा कि ये स्थितियां अन्य देशों में कैसी हैं, खासकर अमेरिका में। मिश्रा जी, अमेरिका भी एक एग्रीकल्चर टाइप का देश था, कृषि प्रधान देश था। 1850 में लगभग 70% आबादी वहां पर कृषि पर आधारित थी, जो आज हमारी स्थिति है। आज वहां पर 2.2% जो है वो जनसंख्या वो कृषि पर आधारित है। और टोटल जो उसका एम्प्लॉयमेंट है, अमेरिका में जितने लोग रोजगार धंधे, उसका 1.2% सिर्फ कृषि पर है। तो वहां पर एक तरह से कृषि जो है वो इनसिग्निफिकेंट हो गई है। मतलब उसकी जो अमेरिकन जो थिंकर्स हैं और जो राइटर्स कहते हैं कि इसकी कोई लॉबी नहीं बची, क्योंकि इतनी कम जनसंख्या है इनकी और इतना कम इनका वो है कि इसको अब कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता। वहां पर जो सामान्य जो एवरेज है खेत का जो साइज है, हमारे यहाँ 1 एकड़ के आसपास है, वहां पर 480 एकड़ एक सामान्य औसत है जो फार्म जो वो स्थितियां हैं। और उस पर वहां की खेती जो है इस तरह से चल रही है। और वहां पे 2000 एकड़ से ऊपर के फार्म की संख्या पिछले 15 सालों में 2 गुनी 3 गुनी हो गई है। कहने का मतलब है कि लोग फार्म छोड़ के बाहर जा रहे हैं और कॉरपोरेट्स जो है वो फार्म पर अपना वहां पर स्वामित्व उन्होंने बहुत बढ़ा दिया है। विशाल, यही जो भय है वो हमारे कृषि क्षेत्र पर भी एक तरह से लागू होता है। आखिर आप कॉरपोरेट को लाना क्यों चाहते हैं, ये पहला प्रश्न है। जैसे सरकार ने जो तीनों कानून बनाया है, उसमें मुख्य रूप से कहें कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत आएगा। लेकिन विशाल जी, इन्वेस्टमेंट आता सिर्फ इसलिए लाभ उठाने के लिए आता है, और उसका लाभ तब तक नहीं है जब तक कि बड़े फार्म ना हो।
छोटे छोटे फार्म से उन्हें ज्यादा लाभ, क्योंकि उन्हें इतनी संख्या में लोगों से डील करना पड़ता है, और जो उत्पादकता है वो बड़े फार्म की ज्यादा होती है, क्योंकि मैकेनाइज होता है। देखिए मिश्रा जी, सारे दुनिया भर का जो इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है उस पर डिपेंड करता है कि आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है तब बढ़ेगी जब आपकी लेबर कॉस्ट गिरेगी, और लेबर कॉस्ट तब गिरेगी जब आप मशीन का प्रयोग करेंगे। तो मैकेनाइजेशन जो है वो मूल है फायदा बढ़ाने का। तो अगर अमेरिका में फार्म मैकेनाइज हुए जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी, मैं सोयाबीन की प्रोडक्टिविटी की बात करूं 4 गुनी बढ़ गई है पिछले 30-35 सालों में। गेहूं की 2 गुनी बढ़ चुकी है, क्योंकि मैकेनाइज्ड है सब, हर चीज उससे होता है, तो उससे नेचुरली आदमी से ज्यादा एफिशिएंट होती है। अमिशा जी, इस बात पे ध्यान दीजिए कि हमारे देश में क्या चीज बहुतायत में उपलब्ध है। हमारे देश में मानव शक्ति वो बहुतायत में उपलब्ध है। हमारी जनसंख्या 135-140 करोड़ के है। अब ये बताइए, ऐसे देश में जहां बहुतायत में श्रमिक और श्रम करने के योग्य लोग ज्यादा हों, वहां पे मशीन लगा के आप करना क्या चाहते हैं? जो लोग काम कर रहे हैं, क्या उनका भी काम छीनना आपकी वो है? क्या आपको, देखिए किसी भी समाज को जरूरत पड़ती है कि वह अपने मूलभूत जो जिसे कहते हैं क्या वो भविष्य में करना चाहता है, आज वो करना क्या चाहता है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी कमजोरियां क्या है, इसको सब ध्यान देकर उसको अपनी जिसे कहते हैं पॉलिसी बनानी चाहिए। हमारे देश में अगर आप ईमानदारी से पूछिए तो सारी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जहां पर ज्यादा से ज्यादा लेबर का उपयोग हो सके। आप मैकेनाइज कर दीजिए, ये सारे लेबर, सारे जो किसान आज जो खेतों में लगे हुए हैं, वो कल आपको मजदूरी करने के लिए फैक्ट्रियों के सामने लाइन लगाते मिलेंगे। और फैक्ट्रियां किसकी होंगी? उद्योगपतियों की होंगी। तो ये जो पूरा प्रश्न है, इस पर मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे देश के जो पॉलिसी फ्रेमर्स हैं, वो बाहर की जो चकाचौंध है और बाहर की जो संपन्नता है, उससे इतने ज्यादा प्रभावित हैं कि वो अपनी वास्तविकता को वो भूल गए हैं कि आप किस देश के बारे में पॉलिसी बना रहे हैं। आप देखिए, कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने ड्राइवरलेस ट्रेन का उद्घाटन किया। मिश्रा जी, ये हास्यास्पद है, जिस देश में लोगों के पास काम ना हो, वहां पर आप ड्राइवरलेस ट्रेन लगा रहे हो, क्यों चला रहे हो? यहाँ तो आपको सारे ऐसे काम करने चाहिए जहां पर और लोगों को रोजगार मिले। लेकिन उसके विपरीत, जैसे आप देखेंगे होड़ लगी हुई है इस समय ड्रोन से डिलीवरी का, होड़ लगी हुई है रोबो बनाने का। चाइना का एक वीडियो कुछ दिन पहले प्रसारित हुआ, आपने देखा होगा, वो कमरे कमरे अस्पतालों में जो कोविड के लोगों को खाना सप्लाई कर रहा था। अब आप सोचिए, हम करना क्या चाह रहे हैं? हमारे यहाँ युवक बैठे हुए हैं घर में, उनके पास कोई काम नहीं, और आप इन्वेस्टमेंट करके रोबो ला रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट करके ड्रोन ला रहे हैं, आप ड्राइवरलेस आज मेट्रो चला रहे हैं, कल गाड़ियां लाएंगे, जो ऐसा कि यूएस में और माइक्रोसॉफ्ट कोशिश कर रहा बनाने की। सारा क्राइसिस ये है कि हम अपने देश को देखकर अपनी पॉलिसी नहीं बना रहे हैं, हम किसी दूसरे को देख के बना रहे हैं। हमेशा जी उसमें एक्सीडेंट होने तय हैं। मैं आपको अमेरिका के बारे में बता दूं, आप बड़ा सरप्राइज होंगे जान करिए कि वहां पर फार्मर्स के सुसाइड बढ़ते चले जा रहे हैं, और फार्मर सुसाइड का हेल्पलाइन चलती है वहां पर। ये उस देश की बात हो रही है जिसकी नकल करने की हम कोशिश कर रहे हैं, और जहां पर आप वहां के जो राइटअप्स जो अपीयर कर रहे हैं मीडिया में, आप अगर उसको कभी ध्यान से देखें तो वहां की जितनी फार्मिंग कम्युनिटी है वो यही कह रही है कि हमारे सारी जमीनें हड़पते चले जा रहे हैं कॉर्पोरेट्स, और हम जो है जमीन से उखड़ गए। वो एक बात बड़ी अच्छी कहते हैं, जहाँ के जो फार्मर जो फार्मिंग में लगे हुए, जिनके खुद के, देखिए वो बहुत बड़े फार्मर है, इसमें दो राय नहीं, मैंने आप बताया एवरेज साइज जो होल्डिंग की उनकी 480 एकड़ के आसपास है। वो जो लैंड ओन करने वाले फार्मर एक बात बहुत अच्छी कहते हैं, कहते देखिए ऐसा है कि जो फूड सिक्योरिटी है वो तभी तक कायम रहेगी जब जमीन को ओन करने वाला व्यक्ति खेती कराए। आप मिश्रा जी याद करिए कोविड के दौरान लॉकडाउन का पीरियड, सारा देश बंद हुआ, सारे उद्योग बंद हो गए, सारी दुकानें बंद हो गई, क्या चलता रहा? अकेले खेती।
और उसने 3% की ग्रोथ दर्ज की। क्यों? क्योंकि जिसका खेत था वो वहीं बैठा था, वही खेती कर रहा था, उसे कर लिया। कल अगर ये मान लीजिए आप कॉर्पोरेट के हाथ में होता, कॉर्पोरेट बंबई में बैठा है, कोविड के कारण जा नहीं सकता, उसके मैनेजर जा नहीं सकते, मजदूर कहीं चलाता है, मशीन चलाने वाला कहीं से आता है, खेती बंद हो जाती। ये इतना बड़ा सवाल है, इसके बारे में जिद करना और सिर्फ एक जैसे कहते हैं अपना एक हठ करना कि हमने जो कर दिया वो सही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मिश्रा जी, हमारा मेरा जो अनुभव है देश में पॉलिसी फ्रेमिंग में, उसमें जो भी मैं मुझे समझ में आया, मैं हमेशा एक बात मैंने ध्यान दिया कि आप किस देश के बारे में कानून बना रहे हो उसको देख लो ठीक से, किन लोगों के बारे में कानून बना रहे हो उसको देख लो। कभी बाहरी देश की नकल मत करो। उन देशों की स्थितियां अलग, उनकी परिस्थितियां अलग। वहां पर मिश्रा जी फार्मिंग कम्युनिटी ने जो सफर किया है इंग्लैंड में और अमेरिका में इस मैकेनाइजेशन और बड़े फॉर्म का, वहां की ट्रेजेडी को ठीक से डॉक्यूमेंट अगर किया गया है, उसको पढ़ा जाए तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि आखिर ये फार्मर क्यों परेशान है। तो मैं मेरा जो एक कहना है कि जी अ, अभी तक जो आपसे जानकारी मिली है, उसके आधार पर जो मैं समझ पाया हूँ कि जिस तरह से चीन ने अपने बढ़ती जनसंख्या को पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल किया और आज नतीजा पूरी दुनिया के सामने है कि चीन की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और आज चीन दुनिया के विकसित देशों की कतार में लगभग सबसे आगे खड़ा है। उसने अपने उसी मानव संसाधन और मानव शक्ति का इस्तेमाल अपनी बड़ी जनसंख्या का इस्तेमाल करके अपनी आर्थिक ताकत बढ़ाई, अपनी सैन्य ताकत बढ़ाई। दूसरा जो स्मॉल होल्डिंग की बात आप बता रहे थे, तो भारत में अभी तक जो सरकारी आंकड़े उपलब्ध हैं, उसके मुताबिक माना जाता है कि जो टोटल हमारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, उसमें 60% जो किसान हैं, वो स्मॉल होल्डिंग वाले हैं, बिल्कुल सही। छोटे किसान हैं। जी, और जैसा कि आपने बताया कि अमेरिका का उदाहरण पूरी दुनिया के सामने है कि वहाँ तबाही आती दिखाई दे रही है और पूरा का पूरा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो बर्बाद हो गया है अमेरिका में। तो हम भी अगर अमेरिका की नकल करके उसी तरह का कॉर्पोरेटाइजेशन, उसी तरह का मैकेनाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारी भी कृषि जो क्षेत्र है वो भी कहीं उसी रास्ते पर ना चल पड़े जिस रास्ते पर कि अमेरिका पहुंच चुका है। और इसलिए ज़रूरी है कि हमको अपने सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं उसके मद्देनज़र अपनी नीतियां बनाई जानी चाहिए। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अगर ये सारी चीज़ें साफ-साफ दिखाई दे रही हैं, एक तरफ हमारे पास चीन का उदाहरण है, दूसरी तरफ अमेरिका का उदाहरण है। तो फिर हमारे जो नीति नियंता हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वे क्यों इस तरह का काम कर रहे हैं? इसके पीछे क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है? और एक और बात निकल के आई आपकी डिस्कशन से कि वहाँ का जो ग्रोथ रेट है अमेरिका का कृषि क्षेत्र का, वो काफ़ी नीचे गया है। और पैंडेमिक के दौरान हमारे देश का एक ही सेक्टर ऐसा था जो कि 3% का ग्रोथ दर्ज किया है, जीडीपी गिरने के बावजूद। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अंबानी ग्रुप का अभी कल एक आया है रिजल्ट तिमाही का, उसमें उन्होंने 46% ग्रोथ दर्ज किया है। तो जो हमारे देश में कहा जाता है कि आपदा को अवसर में बदलने का काम, तो मुझे लगता है कि इसका सर्वाधिक अगर कोई बेनिफिशियरी रहा है, तो वो अंबानी ग्रुप रहा है, अडानी ग्रुप रहा है, कि आपदा को अवसर में बदल के उसका लाभ लिया। और दूसरा कृषि क्षेत्र तो नेचुरली उसका बेनिफिशियरी हो गया क्योंकि अभी उसके ऊपर उस तरह का कोई अंकुश नहीं था। ये कानून बन तो गया था, लेकिन पैंडेमिक उसके पहले आ गया था।
तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपसे कि क्या भारत के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वे सिर्फ बुकिश नॉलेज का हैं या जो बाहर से चीज़ों को बारोड आइडियाज़ पर काम करते हैं या उसके पीछे कोई उनका और इंटरेस्ट होता है, जो कि उनको मजबूर करता है कि उस सच्चाई से आँख मूंद कर और काल्पनिक दुनिया में इस तरह की नीतियाँ बनाते रहें? मिश्रा जी, आपने 3-4 बिंदु उठाए हैं, लेकिन मैं शुरुआत उस पे करूँगा कि जो पेंडेमिक जब शुरू हुआ, जो लॉकडाउन दुनिया में शुरू हुआ, तो आप याद करिए कि हमारे देश और अमेरिका में क्या स्थिति बनी। अमेरिका में इस पेंडेमिक के आने के 2-3 महीने बाद जब काम धंधे वहाँ बंद होने शुरू हुए, तो वहाँ पर खाना, वहाँ पर जो फूड पैकेट्स लेने के लिए 10-10, 12-12 किलोमीटर तक लोग लाइन लगा लिए थे गाड़ियों में बैठकर। ये दुनिया भर ने उस परिदृश्य को देखा है, रिपोर्ट हुआ है और टीवी पे भी चला है। उसकी तुलना जरा अपने आप देश से कर लीजिए। सिवाय माइग्रेंट वर्कर जब लौट रहे थे या जब वो उनको रोका गया था जहां पर, वहां पर सिर्फ भोजन देने के अलावा सरकारों को इसकी जरूरत नहीं पड़ी। और जैसे ही वो माइग्रेंट लेबर अपने गांव पहुंचे, तो आपको कहीं खाने की लाइन नहीं लगी मिली, कहीं पर लोग भूखमरी की हालत पर नहीं पहुंचे या वो कटोरा लेकर सड़क पे खड़े नहीं मिले। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो जो अधिकांश पॉपुलेशन थी वो कृषि आधारित थी, खुद फार्म ओनर थे या वहां पर रहने वाले लोग थे। ये स्थितियां सिर्फ वो 20 दिन की थी, जब जो मूर्खतापूर्ण निर्णय जब लिया गया एकाएक लॉकडाउन करने का। उसके बाद जब लोग परेशान हो गए 1-1.5 महीने और आपने लॉकडाउन नहीं हटाया, तो लोग पैदल और तमाम परिस्थितियों को लेकर वापस आने लगे। उस दौरान पूरे देश में 1-1.5 महीने आपको भोजन देने की जरूरत पड़ी। उसके बाद सब खत्म हो गया नॉर्मल। क्यों? जैसे अपने गांव पहुंचे, उस कम्युनिटी, उस समुदाय, वो फार्म, वो खेत, वो खेतीहर, उन सबों ने समस्या हल कर दी। अमेरिका आज भी फूड पैकेट के लिए लाइन लगा के खड़ा रहता है। क्या दोनों में हम लोगों को फर्क नहीं दिख रहा? साफ ये दिख रहा है कि नीतियां में कहीं ना कहीं वो जो 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 उन्होंने अपनी नीति बनाई, कॉर्पोरेटाइज करना पूरे की पूरी इकोनॉमी को, सारा का सारा बड़े उद्योगपतियों के हाथ में दे देना, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी दिखी। दूसरा विषय जी, जो तथ्य सामने हम लोग को लाना चाहिए, वो 1927-28 में अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आया। कृषि क्षेत्र वहां बहुत प्रभावित हुआ। उसके बाद ये रूजवेल्ट वहां के प्रेसिडेंट बने, तो उन्होंने कृषि के क्षेत्र को वाजिब मूल्य मिले, उनके प्रोड्यूस का वाजिब मूल्य मिले, उसके लिए 2-3 बड़े बड़े कार्यक्रम चलाए। और आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि उन्होंने कृषि मूल्यों को, जैसे उत्पादों का मूल्य बढ़ाने के लिए एक स्कीम चलाई कि उन्होंने फार्मर्स को पैसा दिया कि तुम खेत मत बो। देखिए, वो जमाना था जब जो एग्रीकल्चर में जो नई नई टेक्निक्स आ रही थी, तो दुनिया भर में प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया था, तो इंटरनेशनल मार्केट में गलत हो गया था। मतलब माल, जो खाद्यान्न ज्यादा पैदा हो रहा था, लेकिन बाहर खरीदने वाले लोग नहीं थे, और जो गरीब देश भी थे उनके पास खरीदने का संसाधन नहीं था। तो वहां पर पहला एक उन्होंने ये किया कि भाई तू खेत मत बो, हम तुम्हें पैसा देंगे जिससे कि पैदावार कम हो, तुम खाद्यान्न के मूल्य बढ़े। उसका उसका फर्क पड़ा, और 2-3 साल के अंदर वहां पर अमेरिका में जो फार्म प्रोड्यूस थे उनके दाम बढ़ने लगे। इसके बाद उन्होंने मूल्य समर्थन योजना लागू की। ये अमेरिका है, और ये बात सन 70 तक चलती रही, जब रीगन का जो जमाना आया और जिसका खामियाजा अमेरिका भुगत रहा है, तब जाकर ये चीजें धीरे धीरे कम की गई। और जब कम हुई, तब से फार्म सेक्टर वहां पर डिस्ट्रेस में है, और वहां पर भी फार्मर्स को अपनी प्रोड्यूस का ठीक दाम नहीं मिलता। कहने का मेरा मतलब ये है कि सरकारों को ये बिल्कुल समझ लेना चाहिए कि फार्म सेक्टर को आपको मदद करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसके साथ बेसिक प्रॉब्लम है, क्योंकि मार्केट फोर्सेस के सिद्धांत पर नहीं चलता, वो उससे अलग है। दूसरी आप देखें कि हमारे देश में जो ये कानून बनाए गए, इनके पीछे कहा यह गया कि हम इसको इसलिए ला रहे हैं जिससे कि इन्वेस्टमेंट आए, कॉर्पोरेट्स आए, और बाजार में बेचने का उससे अवसर मिले। मिश्रा जी, आज भी
मैं पहले भी इसको कह चुका हूं, कोई रोक टोक नहीं थी। बात सिर्फ 1 या 2% मंडी टैक्स की थी। मेरी कुछ दिन पहले एक बड़े वरिष्ठ जो अधिकारी जो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनसे मेरी चर्चा हो रही थी। मैंने यही कहा कि भाई आप टैक्सी की तो बात कर रहे हो, बाकी तो मंडी क्षेत्र जो घोषित रहता है उसके अंदर फार्मर कहीं किसी को बेच सकता है। सिर्फ यह है कि मंडी आपको टैक्स देना पड़ेगा। सरकार को ये देखना चाहिए कि वो जो कह रही है और जो होने वाला है उसके बीच में कितना बड़ा गैप है। दूसरा मेजर जी, आज तक सरकार ने ये नहीं बताया कि हम कानून तो ला रहे हैं जिससे किसान भयभीत हो गए, इस कानून से कैसे कैसे अगले स्टेप्स होंगे। क्या आपने कोई ब्लूप्रिंट रखा कि 5 साल के अंदर इतने इन्वेस्टमेंट आ जाएंगे, इतने कोल्ड स्टोरेज बन जाएंगे, इतने स्टोरेज बन जाएंगे, और ये कौन बनाएगा? क्या आपने बात कर रखा है पहले से? कि आपने खुली हवा में छोड़ दिया कि आओ जो मन तुम्हारा हो करो? ये खामियाजा हम लोग मिश्रा जी बहुत अन्य सेक्टरों में भुगत चुके हैं। उद्योग का आपने लिबरलाइजेशन किया, लेकिन आज भी पिछड़े क्षेत्रों में कोई नहीं गया। आप उत्तर प्रदेश में नोएडा छोड़ दीजिए और आसपास की एरिया छोड़ दीजिए, उद्योगीकरण कहीं आपको दिखता है? जबकि सरकारें रेड कारपेट और कौन कौन सी कारपेट बिछा के थक गई। उद्योगपति अपने धन पर अच्छा रिटर्न चाहता है, इससे कोई गलत बात नहीं। इसलिए वो वही काम करेगा जिसमें उसको तत्कालिक लाभ होता है या उसको लगता है कि आगे आने वाले समय में लाभ होगा। इसका आपको ब्लूप्रिंट देना चाहिए था, वो भी आपने नहीं दिया। सिर्फ हवा में कह दिया कि इन्वेस्टमेंट बहुत आएगा। इन्वेस्टमेंट आपको मिश्रा जी, आप यूपी से जुड़े हुए हैं, कितनी बार उद्योगपतियों की बैठक हुई और कितनी बार इन्वेस्टमेंट जो है उसकी बात हुई। आपको याद होगा 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने वाला है, 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, फला ग्रुप ने इतना इन्वेस्टमेंट किया, कुछ आया? आप खुद जानते हैं कि ये सब हवाई बातें थी और ये पिछले 20 साल से ये ड्रामा चल रहा है। वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट उनकी बुलाना, मीटिंग बुलाना, उसमें वो कहते हैं वो समझौते करना कि हम ये लगाएंगे इतना इन्वेस्टमेंट लगाएंगे। ये नहीं होता। इसके लिए आपको पूरा ब्लूप्रिंट बनाना चाहिए, आपको बताना चाहिए, आपको कहना चाहिए हाँ हम ये कानून ला रहे हैं, 5 साल के अंदर देखो इतने वो गोडाउन बनेंगे। इसके बारे में हमने बात कर लिया है, ये हम बात करने वाले हैं, इतने वो गोडाउन बनेंगे, इतने वो एग्रीमेंट्स होंगे। मिश्रा जी, अमेरिका में एक और बहुत बड़ा डेंजर जो मैंने पढ़ा, जो पढ़ के मैंने समझा, वहां पर जितने भी ये फूड चेन वाले होते हैं, जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं, ये इन स्टोर्स के बंदी की नौबत आने लगी है वहां पर, क्योंकि इनको भी और बड़े कॉर्पोरेट खा जा रहे हैं। आपने वॉलमार्ट का नाम सुना होगा। उस एक वॉलमार्ट इतना बड़ा हो गया है, जैसे आप अडानी अंबानी के नाम इतने बड़ा हो गया, बाकी सब दूसरी चेन बंद होना शुरू हो गई वहां पर। ये जो आर्थिक ताकत है, ये बड़ी खतरनाक चीज है। अमेरिका आज इससे सफर कर रहा है। जो उसकी जो जिसे कहते हैं जो इनकम में जो डिस्पैरिटी है मिश्रा जी, वो 70 के दशक, जब तक वो उन्होंने समाज के सोसाइटी के लिए जो है करते रहे, जो न्यू डील जो 1933 में अमेरिकन प्रेसिडेंट लाया था, वो 70 तक चलती रही कि सोसाइटी को कीन्स की जो इकोनॉमिक थ्योरी थी कि सरकारों को इकोनॉमिक स्फीयर में इंटरवीन करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि डिस्पैरिटी ना बढ़े, सबको काम मिले, सबका पेट भरे, ये चलता रहा। जब से 70 के बाद ये हटाया गया है, वहां पर डिस्पैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आज पूरा देश करारा, और इसीलिए नतीजा ये कि दुनिया का सबसे अमीर देश, और लॉकडाउन के 2 महीने के अंदर लोग कटोरा लेकर सड़क पे खड़े थे। ये इतनी बड़ी त्रासदी है जिसको सोचना चाहिए। तीसरी अंतिम बात मिश्रा जी, हमारे देश की सरकारें हमेशा चिल्लाती हैं, और हमारे देश के ब्यूरोक्रेट्स जिनके बारे में आपने दिया है, जो पॉलिसी बनाने वाले, कि इनकी दिक्कत क्या है, ये चिल्लाते हैं कि साहब हमारे फूड सब्सिडी का बिल बहुत बढ़ रहा है। आपने तर्क कई बार सुना होगा, करीब 1 लाख करोड़ जो है हम लोग देते हैं बीपीएल धारकों को, और सस्ते ये जो फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत देते हैं, 70,000 करोड़ रुपए हम देते हैं, फर्टिलाइजर की सब्सिडी देते हैं। ये सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि इतने 70 साल की आजादी के बाद इतने गरीब लोगों की फौज किसने बनाई रखी है? ये किसकी विफलता है?
कि आज भी आपको बिना 1 करोड़ 1 लाख 1 रुपए किलो गेहूं दिए और 2 रुपए किलो चावल दिए लोगों का पेट नहीं भर रहा है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं खरीदने की ताकत नहीं है। ये गरीबी के लिए जिम्मेदार कौन है? आप हैं, क्योंकि आपने 70 साल इसी तरह की बेवकूफी की नीतियां लागू रखी, जिससे गरीब 40 करोड़ गरीब लेके बैठे आप। अमेरिका से 1.5 गुनी तो आपकी पॉपुलेशन गरीबों की है, और आप नकल किसकी कर रहे हैं? अमेरिका की कर रहे हैं। ये हास्यास्पद है। यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स का, जो मैं चूंकि उसका हिस्सा रहा हूं, ये वर्ल्ड बैंक, IMF और इस तरह के जो अंग्रेजी दां जो इकोनॉमिक्स वाले हैं, उनके मानसिक रूप से गुलाम है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण इस बात को सिद्ध करने के लिए करूंगा। मैं उस समय HRD मिनिस्ट्री में मैं काम करता था। सर्व शिक्षा अभियान उस समय लॉन्च हुआ। ये उदाहरण जानना इस देश के लोगों को बहुत जरूरी है। सर्व शिक्षा अभियान का जो बजट उस समय था, मुझे याद है, करीब 30,000 करोड़ का। लेकिन उस समय जो उस विभाग के सचिव थे, वो पीछे पड़े थे कि इसमें वर्ल्ड बैंक की मदद ली जाए। तो तत्कालीन मंत्री ने कहा कि भाई ये बताओ मदद कितनी दे रहा वो? 500 करोड़। तो उन्होंने कहा ये बताओ, जब हमारा 30,000 करोड़ का हम खर्च कर रहा है, हमारा देश का बजट खर्च कर रहा है, तो 500 करोड़ के लिए तुम क्यों चाहते हो वर्ल्ड बैंक का ठप्पा लग जाए? वो उन्होंने बहुत विरोध किया, लेकिन अंत में उस ब्यूरोक्रेट वहां की व्यवस्था के सामने उनको मंत्री को झुकना पड़ा, और अंत में वर्ल्ड बैंक का 500 करोड़ रुपया कर्ज लिया गया। और वर्ल्ड बैंक ने दुनिया भर में ये हल्ला मचाया कि भारत के गरीबों को पढ़ाई की व्यवस्था में हम योगदान दे रहे हैं। इससे अब आप इस एक उदाहरण से बता दूं कि ये किस तरीके की मानसिकता हमारे देश के नीति निर्धारकों की है। और मुझे जो मेरा अनुभव, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, फॉरेन ट्रिप, क्योंकि अगर आप वर्ल्ड बैंक का लोन लेते हैं तो 4-5 बार आप विदेश जाएंगे। दूसरा, आगे भविष्य में शायद वर्ल्ड बैंक की नौकरी, उसके कंसल्टेंट बनना। इन दो लालचों ने हमारे देश के सारे नीति निर्धारकों का दिमाग खरीद रखा है, और जिसके चलते वो ये इस बात को देखने को तैयार नहीं कि आखिर ये हो क्या रहा है। एक और उदाहरण मैं दूंगा, 2002-2003 का। भाई ये बहुत जानना जरूरी, क्योंकि देश इस बात को भूल गया है, क्योंकि मैं उसका साक्षी था, इसलिए मैं इसको रखना चाहूंगा। 2003 के आसपास देश की सरकार ने, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, ने एक निर्णय लिया कि भाई ऐसा है कि अब हमारा देश बहुत बड़ा हो गया है और हम लोग काफी ठीक ठाक इकोनॉमी हो गए हैं, तो अब हम किसी देश से मदद नहीं लेंगे, एड नहीं लेंगे। और हमारा जो टोटल एड आता है वो, आप विश्वा जी आप जाके हंसोगे सुनकर, कुल 800 या 700 बिलियन डॉलर, मतलब 4-5 हजार करोड़ रुपया सारे दुनिया भर के देश मिलकर देश को मदद करते हैं। और हमारे देश की जो बजट कितना, 4,000 करोड़ मदद आती दुनिया भर से, हमारा देश का बजट 30 लाख करोड़ का है। तो ये कहा गया, वो आदेश भी जारी हुआ, लेकिन यूपीए की सरकार आई, उसके जो मुखिया या उसके जो नीति निर्धारक थे, उनकी मानसिकता दूसरी थी। आज भी सन 2021 में भी ये देश सारे दुनिया भर के देशों से एड लेता है। उसके बाद आप कहते हो हम तो विश्व गुरु बनेंगे, हम तो दुनिया के वो सबसे आगे जाएंगे, हमारे यहाँ तो झंडा गड़ेगा, हम निर्धारित करेंगे दुनिया में क्या होगा। ये हास्यास्पद है ना, कि आपको शर्म नहीं आती? आप छोटे छोटे देशों से 50-50 मिलियन डॉलर वो जो है एड लेते हैं, कटोरा लेके खड़े रहते हैं। और जिस काम, जो निर्णय 2003, 2002, 2003 में ले लिया गया, उसको रिवर्स कर दिया गया। तो आपने जो प्रश्न पूछा कि हमारे जो नीति निर्धारक लोग हैं ऐसा क्यों करते हैं, ये उस मानसिकता से ग्रस्त है, गुलामी की मानसिकता से ग्रस्त है, और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में ये पूरे देश को बेच कर खा जाए, इन्हें कोई शर्म नहीं आएगी। एक और तर्क दिया जा रहा है इस कृषि कानून के पीछे कि जो पंजाब और हरियाणा के किसान हैं, वही सिर्फ इस कानून का विरोध कर रहे हैं। और इसका कारण ये है कि पंजाब और हरियाणा के किसानों ने इतनी ज़्यादा एक्सेसिव उसमें केमिकल्स, फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल कर दिया है कि
पैदावार तो ज़रूर बढ़ा है, लेकिन जो ज़मीन का जो उपजाऊ क्षमता है, वो कम होती जा रही है और धीरे-धीरे वाटर लेवल भी ऊपर आ रहा है, एक्सेसिव इरिगेशन के वजह से। तो आने वाले समय में सारी पूरी की पूरी जो ज़मीन है उस क्षेत्र की, वह बंजर हो जाएगी, उसको रोकना भी ज़रूरी है, इसलिए इस कानून को लाना ज़रूरी हो गया है। तो क्या आपको लग रहा है कि ये जो विरोध है या इस कानून का जो नकारात्मक प्रभाव है, वो सिर्फ़ पंजाब और हरियाणा के किसानों पर पड़ेगा कि पूरे देश के किसानों पर पड़ेगा? और दूसरा जो कहा जा रहा है कि ज़मीन अनुपजाऊ हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, इसमें कितनी सच्चाई है? मिश्रा जी, इस कानून से जमीन कैसे अच्छी हो जाएगी ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आप ये कह दीजिए कि कानून के लाने के बाद जो ज्यादा पानी पीने वाली फसलें कम हो जाएंगी, किसानों की जमीनें अच्छी हो जाएंगी, फर्टिलाइजर का उपयोग कम हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल नहीं हो रहा। इसका तो पर्पस सिर्फ ये है कि आप बाजार खोल रहे हैं। ये कृषि सुधार कार्यक्रम नहीं है मिश्रा जी, ये कृषि बाजार में प्राइवेट सेक्टर के लोगों को एंट्री दिलाने के संबंधी कानून है। आपने स्टॉक लिमिट हटाई जिससे कि बड़े बड़े लोग लाखों टन अनाज इकट्ठा कर सके। लाखों टन, हजारों टन अनाज क्या आप समझते, दरिद्र लोग इकट्ठा करेंगे? अरे पूंजीपति लोग करेंगे जिसके पास पैसा है। एक एक ईसी एक्ट का एक्सप्लेनेशन ये है। वो बड़े बड़े गोडाउन बनाएंगे। आप क्यों नहीं बनाए? आप देश की सरकार, आपके सामने ये उद्योगपति पसंगे के बराबर नहीं है। जितना देश की सरकार एक साल में खर्च करती है, उतना सारे कॉर्पोरेट की मिला के मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं है। अरे ये तो आपके सामने पसंगे हैं, लेकिन आप इनके सामने पसंगे बन के खड़े हो गए हो। इसमें दोष किसका है? ये तो आपकी मानसिकता का दोष है कि आप इतने छोटे छोटे लोगों के सामने को आपने दे दिया है पूरे किसानों का सुधार का भार। आप किस लिए बने हैं सरकार में? ये प्राइवेट सेक्टर के लोग किसान ही जाके सुधारेंगे, उनकी मार्केट सुधारेंगे, उनकी जमीन सुधारेंगे, उनका फर्टिलाइजर सुधारेंगे, उनका इरिगेशन सुधारेंगे। अरे आप किस गलत फहमी में हैं? आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? सरकार आप चला रहे हैं। 30 लाख करोड़ रुपए टैक्स का पैसा आप खर्च करते हैं और उद्योग अडानी अंबानी ठीक, वो कृषि अडानी अंबानी ठीक करेंगे, कृषि बाजार अडानी अंबानी ठीक करेंगे। ये आपका फेलियर। मिश्रा जी, कृषि में सुधार के पीसों काम करने सरकारों को बाकी है, जिसके लिए मंत्रालय बना है, जिसके लिए बड़ी मशीनरी बनी है, लेकिन उस पर कोई बात नहीं करता। मैं अभी हाल में बात कर रहा था उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों से। मैंने यही कहा कि जरा इस बार गेहूं खरीदा रही है, जरा सारे गेहूं खरीद क्रय केंद्र तो चलवा के दिखा दो। इतना ही कर दो बस, वो भी तुम्हारे बस का नहीं। और कहते हो साहब एमएसपी एमएसपी एमएसपी। अरे वो एमएसपी के लिए, एमएसपी तो सिर्फ सरकार के पीडीएस जो सस्ते गल्ले की दुकानों पर गेहूं चावल पहुंचाने के लिए है। किसान ये कहाँ कह रहे हैं कि उनका सारा जो वो है उत्पाद है वो सरकार खरीदे। वो तो कह रहे हैं भाई, एक आप कह दो उससे नीचे कोई नहीं खरीदे, सरकार जितना खरीद रही है उतना खरीदने दो उसे। मान लीजिए वो 20 मिलियन टन खरीदती है, 20 मिलियन टन ही खरीदे। बाकी बाजार में जो आज बहुतायत हो जाती है, जैसे मैंने पहले कहा, उसमें लोग आधे अधूरे दाम पे खरीदने लगते हैं, वो ना हो। इसके लिए आपको क्या दिक्कत है? कृष्णा जी, जो ये कहा जाता है कि ये पंजाब और हरियाणा के किसानों का आंदोलन, ये बिल्कुल गलत। आप, मुझे जो जानकारी है, मैं अपनी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर कह रहा हूं, जो किसान आना चाहते हैं उनको रोकने का पूरा प्रयास किया जाता है। ये पूरे देश की हालत है। देखिए, मेरा ये कहना है कि सच्चाई को स्वीकार कर लेने में नुकसान क्या है? मैं सरकार से अपील करूंगा, जरा आप इसको, ये जो कृषि वैज्ञानिक और कृषि जो आपके इकोनॉमिस्ट हैं, इनको आप इनकी तरफ देखिए मत। इनमें से एक ने एक खेत में आज तक एक खेती नहीं कराई है। जैसे आईआईएम, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट वालों को एक दुकान दे दीजिए तो दुकान फेल कर देंगे वो, लेकिन दुनिया भर का मैनेजमेंट पढ़ाते हैं। उसी तरह ये कृषि के जो इकोनॉमिस्ट है, एक खेत तो चला नहीं पाओगे। एक दिन एक बार 1 एकड़ जमीन लेकर खेती कर लो, तुम्हें सारी इकोनॉमिक्स समझ में आ जाएगी। वो नहीं करोगे, बैठ के फॉर्मूले निकालते हो। तो सरकार से मेरा अनुरोध है कि इनकी तरफ ना देखें, किसानों की तरफ देखें।
उनकी मांग में हो सकता है कुछ कमी हो, आपके तर्कों में हो सकता है बहुत बल हो, लेकिन जब आपके देश का एक तबका और जो बड़ा महत्वपूर्ण है, जिस पर देश की 70% जनता आधारित है, उसका बहुत बड़ा तबका अगर कोई बात कह रहा है, उससे इतना सफर कर रहा है, 100-150 लोगों की जान चली गई, इस ठंड में बैठे हुए हैं, तो आपको सब बात अपनी सही होने पर भी मान लेना चाहिए। इसे कहते हैं दयालुता, इसे कहते हैं बड़प्पन, इसे कहते हैं बड़ा दिल। शासक छोटा दिल का हुआ तो देश का बहुत नुकसान होता है। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। नमस्कार। धन्यवाद।